और यहाँ से मैं कहूँगा कि चैप्टर वेक्टर की मेन जर्नी स्टार्ट होगी। अब तक जो भी हमने पढ़ा था वो बहुत बेसिक था, और इसमें से अगर मैं कहूँ ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन जो मैंने सिखाए थे वो बहुत ही नॉमिनल वे में पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। जिन क्वेश्चन पर या जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बनते हैं वो अब आने वाले हैं, है ना। और यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे सब चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को लेकर के डिस्कस करूंगा। इफ यू नो, हमने पोजीशन वेक्टर का जो टाइप है वो डिस्कस किया था। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होकर के उस पॉइंट तक करने वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट बेटा x, y, z। हम वेक्टर को हमेशा 3D सिस्टम में पढ़ते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D सिस्टम में किया जाएगा। नाउ if I am looking for the position vector of point P, so what will you say? It is OP vector. Do you agree with it? है ना, OP vector. This is OP vector. This is O. And the coordinates of P are x, y, z. Then this OP vector will be equal to xik plus yjk plus zk. This is called component form of a vector. Component form of xik plus yjk plus zk. Here we need to understand what are ik, jk and kk. So ik is unit vector along positive direction of x-axis. Okay. Similarly, jk is the unit vector along positive direction of y-axis, and kk is the unit vector in the positive direction of z-axis. So since ik is a vector quantity, so vector quantity with multiplied with scalar, x तो एक scalar ही है क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, so this become a vector quantity. This will be also vector quantity, this will be also vector quantity, and when we'll add them, then the result will also be a vector that is equal to what? OP vector. इसका full proof देखा जा सकता है, but it will be time consuming, तो मैं अभी यहाँ उस proof को बता नहीं रहा क्योंकि इसका यूज होता भी नहीं है ना। लेकिन it can be proof very easily, बहुत easily proof कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। बाकी अभी फिलहाल समझने की बात ये है, वो बहुत सिंपल सी ये है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा xik plus yjk plus z। इतनी सी बात हमें समझ। पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमें वेक्टर निकालना आना चाहिए, मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना चाहिए, और पोजीशन वेक्टर से क्या निकालना आना चाहिए? पॉइंट निकालना आना चाहिए। ये दोनों बातें हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है तो हम यहाँ पर एक कंपैरिजन डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ दो कॉलम बनाएं, एक कॉलम बनाए अपन पॉइंट का और एक बनाए पोजीशन वेक्टर का। तो अगर पॉइंट है 2, 3, 5 तो पोजीशन वेक्टर बनेगा 2ik plus vjk plus 5k। आप यहाँ समझ रहे होंगे ना कि x कोऑर्डिनेट के साथ ik पे लगेगा, y के साथ jk पे लगेगा और z के साथ kk पे लगेगा। वही बात आप समझ रहे होंगे। -1, 7, √3, चाहे वो कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इरेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम डिसाइड कर चुके हैं या जो हम पैटर्न समझ चुके हैं उसी को अपन यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ लिख दो -3ik प्लस √2jk माइनस √3kk, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा? या ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है? तो ये -3, √2, -√3 का पोजीशन वेक्टर है। इस तरह से पॉइंट गिवन होने पर पोजीशन वेक्टर बताया जा सकता है कंपोनेंट फॉर्म में, और वेक्टर गिवन होने पर पॉइंट बताया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इजीली आराम से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसे क्लियर? ठीक है, तो ये हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी बेटा? इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं अपन? कंपोनेंट फॉर्म, है ना। अब बेसिकली वेक्टर के कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वेक्टर कंपोनेंट और एक होता है स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट अगर मैं बात करूं इस वेक्टर के लिए, इसी वेक्टर के लिए, है ना, इसी वेक्टर के लिए वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे? तो इट विल बी एक्स आई के कॉमा वाई जे के कॉमा जेड के, है ना। जो भी सिंबल है, एक्स की जगह जो भी आएगा विद साइन लिखना होगा, वाई की जगह जो भी आएगा विद साइन लिखना होगा, जेड की जगह जो भी आएगा साइन लिखना होगा। हाँ, आई के जे के भी लगेगा, तभी ये वेक्टर बनेंगे, है ना। वेक्टर कंपोनेंट आर ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई दीस आर द वेक्टर कंपोनेंट। और स्केलर कंपोनेंट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? x, y, z इज स्केलर कंपोनेंट। अच्छा, स्केलर कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहा जाता है। स्केलर कंपोनेंट आर आल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर। तो आपसे कोई किसी भी वेक्टर का, जैसे मैं इसी वेक्टर की बात कर लूं, है ना, ये पॉइंट है, इसके पोजीशन वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे? इसके पोजीशन वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे? तो दोज आर व्हाट? -ik, 7jk, √3k। बीच में प्लस नहीं लगाना है। प्लस तो हम तब लगाते हैं जब हमें पूरा वेक्टर ही फॉर्म करना हो, अभी हम कंपोनेंट बता रहे हैं। और अगर इसके स्केलर कंपोनेंट बताएं तो -1, 7, √3। सिंपल, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। बताइए कोई डाउट है इसमें? इसी वजह से लिखे आप ये क्वेश्चन। समझ आया?
आगे बढ़े। ओके, तो ये जो कंपोनेंट फॉर्म है वेक्टर का, इस कंपोनेंट फॉर्म से हम डायरेक्शन का तो सेंस लगा चुके हैं कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डायरेक्शन बनेगा। अब बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की। अगर हमें कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अभी तक समझा है कि अगर मैं किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो विद द हेल्प ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखना होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीस स्केलर कंपोनेंट्स। इन सभी स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम करके उस पर क्या अप्लाई करना चाहिए, रूट अप्लाई करना चाहिए। दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो यू शुड राइट इट इज ठीक है। ओके, राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ point -3, 1, 5 and also find its vector components, scalar components and magnitude। एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने यहाँ लिया ताकि हम टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर सकें। आई थिंक कि मेरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सब चीजें आप पहले से जानते हो बहुत अच्छे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड क्वेश्चन वेक्टर। पॉइंट का नाम मैंने नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो, योर चॉइस। बेसिकली 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन तो मेन पार्ट में है और बाकी 3 क्वेश्चन सब पार्ट में गिवन है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन वेक्टर की, सो दैट विल बी -3ik plus jk plus 5kk, and if we talk about the vector components of this, so in this vector component -3ik, jk, 5kk, scalar components are -3, 1, 5, and the last one is what, magnitude, that is equal to root of -3 square plus 1 square plus 5 square, which is equal to root 35 unit। Since magnitude हमेशा लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, उसके कोई कोई यूनिट तो होगा। बताइए, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा कि किसी पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, लेकिन क्या हर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है ना। कोऑर्डिनेट स्पेस में कोई भी दो पॉइंट के बीच में एक वेक्टर फॉर्म किया जा सकता है, ये हम जानते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं कि हर वेक्टर ओरिजिन से निकलेगा। तो अगर उसके कंपोनेंट फॉर्म बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? यहाँ एक नया टॉपिक है, दैट इज वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, अगर एक वेक्टर को दो पॉइंट से ज्वाइन करके बनाया जा रहा है तो उसका कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा? सो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग p x1, y1, z1 and q x2, y2, z, राइट। एंड लेट्स सपोज कि हम इस वेक्टर की का कंपोनेंट फॉर्म फाइंड कर रहे हैं pq वेक्टर, है ना। qp भी हो सकता था लेकिन मैं यहाँ pq कर रहा हूँ। तो एज वी कैन सी कि ये जो pq वेक्टर है, ये वेक्टर कोई पोजीशन वेक्टर तो नहीं है, क्योंकि इसका ओरिजिन, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन नहीं है। सो इसके कंपोनेंट फॉर्म कैसे बताएंगे? तो मैं आपको बता दूं, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। लिख देता हूं यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। सो which one is the terminal point here? Q. इसका पोजीशन वेक्टर क्या बताया जाएगा? OQ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट क्या बताया जाएगा? OQ वेक्टर, क्योंकि Q is the terminal point. What is the initial point? P. So इसका पोजीशन वेक्टर क्या बताया जाएगा? OP वेक्टर। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप यही समझो कि a PQ वेक्टर, a vector joining two points should be represented like this. Position vector of terminal point minus position vector of initial point. अब we know how to calculate the position vectors, right? So what is the position vector of Q point? That is x2ik plus y2jk plus z2kk. And what is the position vector of initial point? x1ik plus y1jk plus z1kk. Now we have to solve this. ठीक है, मैंने अभी तक आपको सब्ट्रैक्शन बताया नहीं है कि हाउ टू डू द सब्ट्रैक्शन इन द कंपोनेंट फॉर्म। तो यहाँ थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। जिस तरह से अलजेब्रिक फॉर्म में लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर भी सेम जो टर्म्स हैं, यानी कि सेम वेक्टर फॉर्म वाले टर्म्स हैं, उन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब आई केप के साथ ही जोड़ होगा, जेके वाला जेके के साथ ही और के वाला के के साथ ही। सो on that note, I can write it as x2 minus x1, common लिया ik plus y2 minus y1 jk plus z2 minus z1. This will be what? PQ vector. ये PQ vector. So a vector joining two points is very simple, है ना? Position vector of terminal point minus position vector of initial point, that will be the vector joining two points. Okay, ये हमने अभी बनाया है PQ वेक्टर। अगर इसी तरह से QP वेक्टर बनाना होता, QP वेक्टर बनाना होता तो हम इसके लिए सेटअप क्या लिखते? OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। क्यों? क्योंकि दिस टाइम द टर्मिनल पॉइंट इज व्हाट? पॉइंट P, दैट्स व्हाई OP वेक्टर पहले लिखा जाएगा और इनिशियल पॉइंट Q है तो OQ वेक्टर बाद में लिखा जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास आंसर ये आने वाला है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? नेगेटिव। और ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि AD वेक्टर एंड BA वेक्टर आर ऑलवेज नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। कल जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें क्लियर किया था। तो अगर आप एक वेक्टर फाइंड कर चुके हैं PQ वेक्टर और आपको कहा जा रहा है कि QP वेक्टर फाइंड करो, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ द PQ वेक्टर, सो दैट विल बी व्हाट? QP वेक्टर। ओके, यू कैन राइट दिस।
सिमिलरली अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ा PQ वेक्टर का, तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक बार वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में आ जाए तब तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही है, दैट इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है, जो भी स्केलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के उनके स्क्वायर का सम और उस पर लगा रूट, दैट मींस व्हाट, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का। तो ये याद करने वाली चीज नहीं है, समझना। अगर हम सोच रहे हैं कि इस इतना बड़ा फॉर्मूला याद करेंगे, नहीं, लेकिन तो उसको कनेक्ट करवाया है, ये जो फॉर्मूला बनाया उससे कनेक्ट करवा दिया इसको कि भाई यहाँ पर अगर फाइंड करना पड़ा तो हम वही तरीका अपना कर सकते हैं। इज क्लियर? चलिए देखिए आप, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े।
here we have given the coordinates of P and Q, and is asking us to find the PQ vector and QQ vector in the magnitudes. देखिए here PQ vector will be equal to 6 ik minus jk plus 4 kk. QP vector will be equal to minus 6 ik plus jk minus 4 kk. If we talk about the magnitude, that is root of 36 plus 1 plus 16 is equal to 53, and definitely QP vector का भी magnitude same आएगा, because if two vectors are negatives of each other, then their magnitudes will be always same. Okay, a very simple pattern of question. Okay, now some important points. The first one is scalar components of a vector are direction ratios of that vector. ठीक है, हमने अब तक डायरेक्शन रेशियोज को निकालना सीखा था बाय यूजिंग द डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन्स, बट अब मैं यहाँ पर आपको कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर गिवन उसका डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली निकालना बता रहा हूँ. तो किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और इसमें अगर स्पेशली बात करें स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ दैट वेक्टर. ठीक है, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम डायरेक्शन कोसाइन भी बोल सकते हैं. कोसाइन भी, which means they are direction ratios as well as direction cosine. ये बात इस समय शायद डिस्कस नहीं हुई, मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ बता दूं. जितने भी ग्रुप ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हैं they can be treated as direction ratios as well. वो डायरेक्शन रेशियो भी हैं. डायरेक्शन कोसाइन्स को डायरेक्शन रेशियोज कहा जा सकता है, बट डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट डायरेक्शन कोसाइन. बात समझ में आई है ना? तो इसी बात को यूज करके मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन भी होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो भी होते हैं. लेकिन अगर यूनिट वेक्टर के अलावा कोई वेक्टर है तो उसके लिए स्केलर कंपोनेंट्स को अपन कभी भी डायरेक्शन कोसाइन नहीं कह पाएंगे, हम उन्हें डायरेक्शन रेशियोज ही कह पाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
बात समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट, चलो ये दोनों पॉइंट्स को पहले। अब मान लो कोई वेक्टर देकर के आपसे कहा जाए कि इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो, तो आई होप यू नो द पाथ। वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट मस्ट नॉट बी वेरी टिपिकल फॉर यू। ये बात लिख रहा हूँ क्या कि all डायरेक्शन कोसाइंस आर डायरेक्शन रेशियोज बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके डन। ओके find direction ratios and direction cosine of a vector equal to minus 2ik plus jk minus kk. How many group of direction ratios are possible? Infinite, but we have to tell only one group. So you know the path? Are you? Scalar components are direction ratios, and then we can find the direction cosine. Scalar component of this vector are direction ratios. For direction cosines, we need to do what? Apply the formula. I am applying directly, but we know the middle state. इसे तो सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे दिस डांस है ना। If A, B, C are direction ratios, then A upon root of A square plus B square plus C square, and B upon root of A square plus B square plus C square, and C upon root of A square plus B square plus C square will present the direction cosine. Is it clear? If a question further asks about the direction angles, then it also not a big issue for us. Why? We have direction cosine, so we can find the cos inverse value. If we are able to find the angle, then we will find the angle, otherwise we will keep them in the form of cos inverse. Is it clear? Okay. Now, let's discuss the operations on vector.
now in component form. Yesterday we have seen on the geometrical base, okay, addition, subtraction, the multiplication with the scalar, these all have been based on geometrical base. But now we have component form, so that's why we are learning this topic again for the component form. So if we talk about the addition, in this, if a vector equal to x1 ik plus y1 jk plus z1 kk and b vector equal to x2 ik plus y2 jk plus z2 kk, then addition of these two vectors will be represented by either a vector plus b vector or b vector plus a vector. These two will be same, and the answer will be equal to what? x1 plus x2 ik plus y1 plus y2 jk plus z1 plus z2 kk, because only like terms will be solved with each other. Okay, so the term of ik is like to the term of ik. Okay, term of jk will be solved with the jk and kk with k. Okay, so this will be the answer. And we know the first one, that a vector plus b vector is always equal to b vector plus a vector. This is known as commutative property of addition of vectors. Okay, commutative property. Second one is a vector plus b vector plus c vector is always equal to a vector plus b vector plus c vector. That is known as associative property. Okay, and the third one, existence of additive identity element. Same topic were discussed in the chapter matrix. Do you remember that? What did we say there? That for each and every matrix there exists an additive identity element, and the concept behind it is that which matrix should be added to a matrix A, so the result must be equal to A. So we got to know that that will be zero matrix. Similarly, in any vector A vector, what should we add? So we gain A vector as a result, 0. So 0 vector will be act as additive identity element for each and every vector. Okay, so in this we have to write the summary. Before this you can write this.
Write down the summary. Third part. For each and every vector, comma, zero vector will be additive identity element because a vector plus zero vector equal to zero vector plus a vector. After this, another part is existence of inverse identity element. Sorry, additive inverse element. We will say this additive inverse element. So, what should be added to a vector A vector so that the result is zero vector minus a vector? It means for each and every vector, additive inverse element will exist and it will be equal to what? Negative of the given vector. So you can write summary. For each and every vector, comma, its negative vector will be additive inverse element because write down this statement. Okay. These were properties of addition of vectors. And if we talk about the subtraction, the difference of vectors. So if a vector equal to xik plus yjk, sorry, x1 y1 z1 kk, and b vector equal to x2 ik plus y2 jk plus z2 kk, then here a vector minus b vector will be equal to x1 minus x2 ik plus y1 minus y2 jk plus z1 minus z2 kk, and b vector minus a vector equal to x2 minus x1 ik plus y2 minus y1 jk plus z2 minus z1 kk. Okay, and here we can easily observe that a vector minus b vector is never equal to b vector minus a vector, and instead of that we can write a vector minus b vector is equal to negative of b vector minus a vector. Okay, you can add this.
Okay. The last one was multiplication of vector with a scalar. With scalar. In this, if we take a vector as xik plus yjk plus zkk, then and k is a scalar, then ka vector will be equal to what? kxik plus kyjk plus kz k. Confused नहीं होना इन दोनों के बीच में ना. Then kk is what? Kk is a unit vector in the positive direction of z axis and the k is what? Scalar quantity. अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो आप k की जगह m ले लो स्केलर की जगह, है ना. ये कुछ प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ये भी आप देख लेते. ओके. If a vector equal to 2ik minus 3jk plus ak and b vector equal to ik plus 2jk minus 5k, then find first 2a vector plus b vector, 2a vector minus 3b vector, third ak, fourth 4bk.
I'm writing here answers. You just cross check with your answers. Number 4. Yesterday we have discussed that what is the formula of A cap. The formula of A cap is equal to A vector upon magnitude of A vector. Okay. Similarly, you can find the B cap as well. After finding B cap, you can multiply that with 4. Separate भी ओके ठीक देखो डिपेंड्स की लिखा हुआ क्या है अगर ये लिखा हुआ है which means कैप केवल बी पर अप्लाई तो हमें पहले बी कैप निकालना पड़ेगा देन फोर्स मल्टीप्लाई करना और वो लिखा हुआ है दैट मींस कैप 4b पर लगा हुआ है which means पहले हमें क्या करना पड़ेगा 4b निकालना पड़ेगा देन यूनिट वेक्टर है तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है चलिए बुक है किसी के पास क्वेश्चन Question number 1. Question number 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, these are the